हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है। इसमें आप सभी को करंट अफेयर क्वेश्चन, उस प्रश्न की व्याख्या और साथ में लल्लन टॉप प्रश्न भी मिलेगा। तो बस आप सभी को धैर्यपूर्वक पूरी क्लास को 20 से 25 मिनट देखना है ताकि आप सभी का पूरा कंटेंट कंप्लीट हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप सभी से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर किया करें। चलिए देखते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर क्वेश्चन, जो इस प्रकार है। पहला प्रश्न है हमारा, दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसैट प्रोब किसने विकसित किया है? तो दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट जिसका नाम है लिग्नोसैट प्रोब, यह किसने विकसित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए व बी दोनों, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं नासा, ये कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो यह यूएसए की स्पेस एजेंसी है, और जाक्सा जो है ये आपकी जापान की स्पेस एजेंसी है। तो इन दोनों कंपनियों ने मिलकर लिग्नोसैट प्रोब विकसित किया है, जो कि लकड़ी से बना पहला दुनिया का सैटेलाइट है। अब इसका व्याख्या हो जाता है। लिग्नोसैट प्रोब दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह है। इसको लॉन्च किया गया है नासा और जाक्सा के द्वारा। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और जाक्सा यह जापान की स्पेस एजेंसी है। अगर बात करें कि यह लकड़ी का जो उपग्रह बना है यह किस लकड़ी का बना है, तो मैग्नोलिया पेड़ की लकड़ी से यह बनाया गया है। इसरो और जाक्सा, यानी भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो और जापान की जाक्सा। तो इन दो स्पेस एजेंसियों के द्वारा लूपेक्स मिशन भेजा जाएगा, जो कि चांद के ध्रुव की जांच करने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनसैट उपग्रह यह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो GSLV F-14 से लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 यह सूर्य के लिए मिशन है, और यह जो है PSLV C-57 से लॉन्च किया गया है। और चंद्रयान थर्ड LVM थर्ड M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। वृक्षों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी वृक्षों के अध्ययन को कहते हैं। सेकेंड प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा उज्बेकिस्तान में। अब इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो प्रवासी प्रजातियों का सम्मेलन, इसे जो है CMS COP14 भी कहते हैं। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया है। इस बार जो है 14 नंबर का था, और इसका नारा क्या है? प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती, यह इसका नारा है। और शुभंकर क्या है, यानी मैस्कोट क्या है? तो हिम तेंदुआ इसका शुभंकर है। अगर बात करें CMS COP13, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो अपने गुजरात के गांधीनगर में किया गया था। पहला CMS COP फर्स्ट कहाँ पर आयोजन किया गया था? तो बॉन जर्मनी में किया गया था। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण कॉप के बारे में। कॉप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, या इसका फुल फॉर्म होता है, इसमें जो है किस देश के सदस्य शामिल होते हैं? तो UNFCCC देशों के सदस्य जो है इनकी जब बैठक होती है तो उसे कॉप कहते हैं। तो कॉप फर्स्ट का आयोजन कब किया गया था? 1995 में किया गया था। 1995 में किया गया था। कहाँ पर? बर्लिन जर्मनी में किया गया था। ये आप याद रखेंगे। अगर बात करें कॉप फर्स्ट कब हुआ था, तो 1995 में। तो इस प्रकार देखा जाए तो UNFCCC की स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी तक कॉप का एक ही बार आयोजन अपने भारत में किया गया है, वो भी COP 8 का आयोजन किया गया था 2002 में, और नई दिल्ली में किया गया था। COP 15 का आयोजन यह किससे संबंधित है? तो जैव विविधता से संबंधित है, और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया था। COP 27 का आयोजन 2023 में शर्म अल शेख मिस्र में किया गया था, और COP 28 का आयोजन 2024 में UAE में किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में क्वाड बिल किसने पेश किया है, या हाल ही में क्वाड बिल किसने पारित किया है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यूएसए के द्वारा पास किया गया है। अब देख लेते हैं, क्वाड में जो है 4 देश शामिल हैं। एक तो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। इन 4 देशों के संगठन को क्वाड कहा जाता है। अभी जो है क्वाड बिल पारित किया गया है यूएसए में, और यह जो है किस सभा में पारित किया गया है? तो प्रतिनिधि सभा में पारित किया गया है, जिसे निम्न सदन भी कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा होता है, उसी तरह से वहाँ पे प्रतिनिधि सभा होता है, जिसे निम्न सभा कहते हैं। यहाँ पे जो है क्वाड बिल पास हो गया है। ठीक है, ये पास हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है? तो यहाँ पे जो है क्वाड बिल पास हो गया है। और क्यों पास हुआ है? क्योंकि क्वाड देशों के मध्य सहयोग बना रहे, इसलिए क्वाड बिल लाया गया था यूएसए में। अब बात करते हैं कि क्वाड की संकल्पना किसने दिया था? तो जापान के पूर्व CM जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, उनका नाम था शिंजो आबे। तो शिंजो आबे की संकल्पना के अनुसार जो है क्वाड की संकल्पना दी गई थी। ठीक है, जो कि जापान के पूर्व CM थे। अब बात करें कि जापान के वर्तमान PM कौन है? तो फूमियो किसूदा हैं। और ऑस्ट्रेलिया के PM कौन है? एंथनी अल्बनीज है। और यूएसए के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडन है।
मालाबार अभ्यास यह किस देशों के बीच में होता है? तो इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों के समूह को क्वाड कहते हैं और इन्हीं चारों देशों के जो अभ्यास होता है उसे मालाबार अभ्यास कहते हैं। I2U2 इसमें जो है कितने देश सम्मिलित हैं? तो 4 देश सम्मिलित हैं। आई से इंडिया, और इंडिया जो है 2 बार हो जाएगा, ठीक है। आई मतलब I2 यानी I2 2 बार रहेगा, तो इंडिया और इजराइल ये हो जाएगा आपका आई, और यू से आपका 2 बार यू भी रहेगा, यानी यूएसए और यूएई। तो I2U2 में शामिल देश कौन कौन से हैं? इंडिया, यूएसए, यूएई, इजराइल। ब्रिक्स में 5 देश अभी कौन कौन शामिल हुए हैं? तो यूएई, सऊदी अरब, ईरान, मिस्र, इथोपिया। इसे 3 देश एक साथ याद रखेंगे क्योंकि ये खाड़ी देश में सम्मिलित देश हैं। यूएई, सऊदी अरब, ईरान, ये 3 हो जाएंगे और ये आपका हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप का देश। तो याद रखेंगे। अर्जेंटीना ने भी शामिल होने की घोषणा करी थी, लेकिन इन्होंने शामिल होने से मना कर दिया। एससीओ का 9वां सदस्य देश यानी नवीनतम देश कौन बना है? तो ईरान बना है। नाटो का 31वां देश यानी नवीनतम देश कौन है? तो फिनलैंड है। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में अगली पीढ़ी के H3 रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किसने किया है? तो H3 रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है जो अगली पीढ़ी का रॉकेट है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान ने किया है। व्याख्या देखते हैं। तो H3 रॉकेट लॉन्च किया गया है जाक्सा के द्वारा, जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है। इसका निर्माण किसने किया था? तो H3 रॉकेट का निर्माण किया गया है जाक्सा और मित्सुबिशी कंपनी के द्वारा। यह अगली पीढ़ी का रॉकेट है, इसे भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि अभी जो है नासा के जाक्सा के द्वारा चांद पर एक मिशन भेजा गया था। उस मिशन में जो लैंडर लगा था उस लैंडर का क्या नाम है? तो उस लैंडर का नाम है स्लिम। और भारत का जो था चंद्रयान 3 उसमें लैंडर था विक्रम, ठीक है। और रोवर क्या था? तो रोवर प्रज्ञान था। कैसे याद करेंगे? विक्रम बिल, पहला अक्षर इसका विक्रम का ले लेंगे और लास्ट लैंडर का पहला अक्षर, तो बिल हो जाएगा, ठीक है। तो बिल से आपका याद हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बी से विक्रम, ला से लैंडर। और रोवर का कैसे याद करेंगे? पा, ठीक है, पा से आपका पा हो जाएगा और पा में रा लगा है, तो जो ये आधा रा लगा है इसे को रिलेट करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। एक ही शब्द में दोनों आ जाएगा, प्रज्ञान रोवर, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। जापान की राजधानी का नाम है टोक्यो। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु। जापान में महत्वपूर्ण से 4 ही द्वीप हैं, जिनमें सबसे बड़ा है होन्शु। इसी पर जो है जापान की राजधानी टोक्यो भी है। संसद यहाँ की का, जापान की संसद का नाम है डाइट। यहाँ की मुद्रा का नाम है एन, ये भी आपको याद रखना है। अब 2 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना याद कर लेते हैं। परमाणु बम, पहला परमाणु बम जापान पर कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। किस शहर पर? तो हिरोशिमा पर, जिसका नाम था, इस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। और दूसरा गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर, इस बम का नाम था फैटमैन। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, 5वां है। हाल ही में आईपीएल की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान किसे नामित किया गया है? तो आईपीएल की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो सही विकल्प हो जाएगा एमएस धोनी को बनाया गया है। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग, इसका पहला संस्करण कौन जीता था? तो राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। और सर्वाधिक बार किसने जीता है? तो मुंबई और सीएसके दोनों ने जीता है। दोनों ने 5 बार आईपीएल जीता है। सर्वकालिक महान टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? और जर्सी नंबर 7 यह जो है किस व्यक्ति से संबंधित है? तो एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी बने हैं। और जर्सी नंबर 7 यह भी रिटायर्ड कर दी गई है और यह जर्सी जो है महेंद्र सिंह धोनी की है। अब कुछ महान खिलाड़ियों की आत्मकथा के बारे में देख लेते हैं। क्रिस गेल की आत्मकथा का नाम है 6 मशीन, सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माई वे, सुरेश रैना की बिलीव, मुथैया मुरलीधरन की 800 और मिल्खा सिंह द रेस ऑफ माई लाइफ, मैरी कॉम अनब्रेकेबल, यह इनकी आत्मकथा है। युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, सानिया मिर्जा की एस अगेंस्ट ओड्स, ये जो है कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों की आत्मकथा के बारे में था। अब देख लेते हैं 6ठा प्रश्न है। हाल ही में विश्व पेंगोलियन दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व पेंगोलियन दिवस कब मनाया गया है? तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी 17 फरवरी को। विश्व पेंगोलियन दिवस 2024 यह जो है फरवरी माह का जो 3rd शनिवार पड़ता है उसी तारीख को यह मनाया जाता है। तो इस प्रकार से अब की बार 17 तारीख को शनिवार पड़ा था, तो इसलिए 17 फरवरी को विश्व पेंगोलियन दिवस मनाया गया है। अगर बात करें कि विश्व में सबसे ज़्यादा तस्करी
होने वाले जानवर का क्या नाम है, तो वह पेंगोलिन है। ठीक है, तो सर्वाधिक तस्करी वाला जानवर कौन सा है, पेंगोलिन है। और इसे सबसे ज़्यादा तस्करी या फिर सबसे ज़्यादा कहाँ पर खाया जाता है, तो ये चमगादड़ चीन खाते हैं। ठीक है, इन्हें कुत्ते बिलार सुअर गधे कुछ भी दे दो ये सब खा जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें कि अपने भारत में पेंगोलिन पाया जाता है तो एक ही प्रदेश में पाया जाता है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश में पेंगोलिन पाया जाता है। पेंगोलिन का आप सभी को चित्र दिखा देते हैं, ये इस प्रकार से आपका पेंगोलिन हो जाता है। ठीक है, ये अगर इस पर कोई हमला होने की संभावना होती है तो बिल्कुल ऐसे गोद गेंद की तरह हो जाते हैं और इनके ऊपर जो है यहाँ पर कांटों की तरह होता है। तो अपने भी यह गांव में भी पाया जाता है, शहरों में भी कहीं कहीं पे देखने को मिल जाता है, जंगल वगैरह में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार इनके ऊपर कांटे होते हैं, तो ये आपको याद रखना। ये क्या है, पेंगोलिन। तो 17 फरवरी को विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है। हर साल फरवरी माह का जो तीसरा शनिवार पड़ता है उसी दिन मनाया जाता है। अब देख लेते हैं अपने 7वें प्रश्न को। हाल ही में 1000 साल पुराने सोमिन साइफ महोत्सव की परंपरा किसने समाप्त की है, तो 1000 साल पुराने सोमिन साइफ महोत्सव की परंपरा किसने समाप्त करी है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा जापान ने समाप्त कर दी है। आज ये जापान से संबंधित तीसरा प्रश्न है। ठीक है, सोमिन साई महोत्सव यह 1000 साल पुराना फेस्टिवल है और यह कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता था, तो जापान में किया जाता था। किस मंदिर में, तो कोकुसुकी मंदिर में यह फेस्टिवल मनाया जाता था। और इस फेस्टिवल में जो है नग्न पुरुष जो है कुश्ती खेलते थे। ठीक है, इसके बाद अब की बार इसका ध्येय वाक्य यानी कि अगर बात करें तो इसका जो है मैस्कोट क्या रखा गया है, बुराई चले जाओ, यह इसका शुभंकर रखा गया है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं कि इंडोनेशिया की राजधानी का नाम है जकार्ता और इंडोनेशिया की जो महत्वपूर्ण द्वीप है जावा सुमात्रा बोर्नियो, ये इंडोनेशिया की महत्वपूर्ण द्वीप है। और अगर बात करें कि इंडोनेशिया की नवीनतम नई राजधानी कौन सी बनेगी, तो नुसंतारा बनेगी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 2050 तक इंडोनेशिया की जो वर्तमान यानी जकार्ता राजधानी है पानी में डूब जाएगी। इसलिए इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी नुसंतारा को घोषित कर दिया है। और यह नुसंतारा किस द्वीप पर है, तो बोर्नियो द्वीप पर है। गरुड़ अभ्यास यह किसके बीच में होता है, तो यह गरुड़ अभ्यास इंडोनेशिया भारत के बीच में होता है। मंगोलिया की राजधानी का नाम है उलानबटोर। नोमडिक अभ्यास यह मंगोलिया और भारत के बीच में होता है। धर्म गार्जियन और सिनु मित्री अभ्यास, ये दोनों अभ्यास भारत और जापान के बीच में होता है। चीन की राजधानी का नाम है बीजिंग। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में रुपे नेटवर्क पर भारत का दूसरा कारपोरेट क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है, तो भारत का दूसरा कारपोरेट क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है और पहले किस बैंक ने लॉन्च किया है, इन सभी के बारे में आज हम पूरी कंप्लीट से क्लास देखने वाले हैं। ठीक है, तो रुपे नेटवर्क पर भारत का दूसरा कारपोरेट क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। अब देख लेते हैं BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा, इन्होंने भी हाल ही में रुपे नेटवर्क पर UPI कनेक्शन किया है, यानी कि रुपे नेटवर्क के माध्यम से UPI कनेक्ट कर दिया है और इस प्रकार से भारत का दूसरा कारपोरेट क्रेडिट जारी किया गया है। अगर बात करें पहला भारत का कारपोरेट क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने जारी किया था, तो इंडस बैंक ने जारी किया था। दूसरा कौन है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा है। दोनों आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बैंक के बारे में, जैसे RBI की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था, तो यंग हिल्टन या शाही आयोग की सिफारिश पर किया गया था। और RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की जाती है। RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में किया गया था। और RBI का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। और वर्तमान में RBI के हेड कौन है, तो शक्तिकांत दास जी RBI के वर्तमान हेड हैं। अब देख लेते हैं SBI का मतलब गठन कैसे होता है, इसके बारे में पहले देखते हैं। तो SBI का गठन कैसे होता है, तो बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, तो इन तीन बैंकों के माध्यम से जो है एक बैंक बनता है 1921 में, जिसका नाम है इंपीरियल बैंक। तो 1921 में 3 बैंकों को मिलाकर एक नया बैंक बनाया जाता है जिसका नाम है इंपीरियल बैंक। तो याद रखेंगे कौन कौन से बैंक हैं। आप सभी को पता है कि भारत में जब अंग्रेज आए थे तो उस समय पे 3 ही प्रेसिडेंसी महत्वपूर्ण थी। एक तो आपका था बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरा था मद्रास प्रेसिडेंसी और तीसरा था बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो यहाँ तीनों जगहों पे एक एक बैंक स्थापित किया गया था, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। तो इन 3 बैंकों को एक साथ मिलाकर जो है 1921 में एक नया बैंक बना दिया गया था, इंपीरियल बैंक। ठीक है, और इसके बाद जो है 1921 से लेकर 1955 तक इंपीरियल बैंक था, लेकिन 1955 के बाद जो है इंपीरियल बैंक का नया नाम रख दिया जाता है SBI। ठीक है, तो SBI बैंक रख दिया जाता है। वर्तमान में SBI के अगर पूछे अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश खारा हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और किस समिति की सिफारिश पर, तो शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर हुई थी। और वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, तो KV साजी हैं।
नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं सीडबी। सीडबी की स्थापना कब हुई थी? तो 1990 में हुआ था और इसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट देख लेते हैं 9वां प्रश्न है, हाल ही में बाफ्टा पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? तो बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह इसका सही जवाब हो जाएगा ओपेनहाइमर फिल्म को अब की बार 2024 का बाफ्टा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। व्याख्या पूरी देखते हैं। तो बाफ्टा अवार्ड यह यूके लंदन का अवार्ड है, इसे लंदन में दिया जाता है और अब की बार यह 77वें क्रम का है। और इस बार बाफ्टा अवार्ड के लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो ओपेनहाइमर को दिया गया है। और इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? तो क्रिस्टोफर नोलन है। परमाणु बम का अगर पूछे जनक कौन है? तो यह ओपेनहाइमर है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। हाइड्रोजन बम का जनक एडवर्ड टेलर है। और परमाणु हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय संलयन पर काम करता है, जो कि इसी प्रकार से सूर्य पर ऊर्जा का भी स्रोत किस प्रकार से होता है? तो नाभिकीय संलयन की क्रिया से ही सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत बनता है। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, 10वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में बीपीसीएल किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा बीपीसीएल किस भारतीय हवाई अड्डे पर? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कोच्चि में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो बीपीसीएल देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा, जो कि 1000 किलोवाट का होगा। और किस हवाई अड्डे पर स्थापित करेगा? तो कोच्चि हवाई अड्डे पर स्थापित करेगा, जो कि केरल में यह हवाई अड्डा है। अगर बात करें कि इस हवाई अड्डे यानी कि कोच्चि हवाई अड्डे का जो निर्माण और संचालन होगा कौन करने वाला है? तो बीपीसीएल है। बीपीसीएल के अगर पूछे ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो राहुल द्रविड़ बनाए गए हैं और केरल में बनाया गया है। तो केरल के सीएम कौन है वर्तमान? तो पिनराई विजयन जी हैं केरल के सीएम। अगर बात करते हैं कि भारत ने जो है नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य कब तक रखा है? नेट जीरो यानी कि भारत में कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक 0% रखने का अनुमान लगाया गया है। और लास्ट देख लेते हैं, प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है। तो प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है। इस प्रकार से स्टूडेंट हमने 10 क्वेश्चन उसके साथ व्याख्या और लल्लन टॉप प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।